हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं और उस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आज के इस नए सब्जेक्ट के अंदर, इस नए टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और अपनी इस वीडियो के अंदर मैं जो आज आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ उसके अंदर मैंने जो आज टॉपिक्स लिए हैं उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको यही बताना ज़रूरी समझा है कि अप्लाइड मैकेनिक्स का एक्चुअल में क्या मायने हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, अप्लाइड मैकेनिक्स की जो है क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो और साथ में एक रिजिड बॉडी जो है वो क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना चाहूँगा और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आगे की तरफ और हम देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू और समझते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स एक्चुअली में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकेनिक्स कहते किसे हैं। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इज नोन एज मैकेनिक्स। तो मैं अगर आपको इसे हिंदी में बताना चाहूँ तो मैकेनिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम फोर्सेस के बिहेवियर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि जब वो फोर्सेस किसी डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगती हैं या अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगती हैं तो उनका जो है व्यवहार किस तरह का होता है और उन बॉडीज़ के ऊपर उन फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरीके का होता है। तो इस जहाँ पर हम फोर्सेस के बिहेवियर, उनके व्यवहार के बारे में और बॉडीज़ के ऊपर उनका क्या असर होगा इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, जैसा कि मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है और इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि एक क्रेन की हेल्प से जो है एक बड़े हैवी क्रेन व्हीकल को जो है उठाने का काम किया जा रहा है और जो क्रेन है उसकी जो वायर्स हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई है क्योंकि वो एक हैवी वेट को, एक हैवी मशीनरी को, एक हैवी जो व्हीकल है, जो आपका कैरिंग व्हीकल है, उसको उठाने का काम कर रही है क्रेन। तो उस कंडीशन में जो है कम से कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोड को, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को उठाने का जो काम है वो हम मैकेनिक्स के कंसेप्ट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हैवी व्हीकल्स को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिएगी, मतलब कितना उसके ऊपर जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिक्स के अंदर आती हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोड को जो है वो कैरी किया जा सके। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तो मैंने डेफिनेशन में दिया हुआ है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस दैट डील विद द study of different law of mechanics for solving the various engineering problems is known as applied mechanics। मतलब जो applied mechanics है वो इंजीनियरिंग जो हमारा साइंस है उसकी एक शाखा है जिसमें हम
जो मैकेनिक्स के जो बहुत सारे जो लॉज हैं, डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम स्टडी करके और उन प्रिंसिपल्स की हेल्प पे, उन मैकेनिक्स के उन प्रिंसिपल्स के हेल्प पे जो है हम इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, इसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। और अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताना चाहूँ तो ये है कि मैकेनिक्स अपने आप में एक पूरा एक गैलेक्सी की तरह है। मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उस मैकेनिक्स में से जो है अपनी इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो लॉज, जो नियम, जो फार्मूलेज हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम इसमें लिया हुआ है और मैंने बताया है इस डायग्राम के अंदर कि एक जो आपका लेबर है, जो कि एक हैवी लोड को लिफ्ट करना, हैवी लोड को लिफ्ट करके जो है उसको उठाना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैकेनिक्स हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम एफर्ट लगा करके, कम से कम ज़ोर लगा करके जो है हम उस भारी से भारी वज़न को जो है उठा सकें। और ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि एक पुली को हमने इसमें यूज़ किया हुआ है और उस पुली की मदद से जो है हम अपने जो एफ़र्ट को जो है कम कर सकते हैं और उस एफ़र्ट को कम करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को जो है हम उठा सकते हैं। तो ये जो है ये एक अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है जो मैंने आपको इसमें समझाया है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब हमारा जो है मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हमने पूरी मैकेनिक्स में से जो है अपनी इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है, इंजीनियरिंग के लिए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हमने इसमें जो है फार्मूलेज जो हैं, लॉज जो हैं, वो अलग निकाल के अलग जो है अपना एक डाटा तैयार कर लिया, जिसको हमने अप्लाइड मैकेनिक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो मैंने इसमें लिखा है अप्लाइड मैकेनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑफ इंजीनियर और डिज़ाइनर बिकॉज ड्यू टू द कंप्लीट knowledge of mechanics an engineer design or constructs all type of bridges and machines। बिल्कुल सही मैंने इसमें बात कही है कि एक इंजीनियर के लिए और एक डिज़ाइनर के लिए जो कि मशीन के कंपोनेंट डिज़ाइन करता है या पूरी मशीन डिज़ाइन करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अप्लाइड मैकेनिक्स को जानना, समझना। क्योंकि अगर एक इंजीनियर को, एक डिज़ाइनर को अप्लाइड मैकेनिक्स की कंप्लीट और फुल नॉलेज होगी तो इंजीनियर या डिज़ाइनर जो है किसी भी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है और किसी भी मशीन को जो है वो बना सकता है। ओके, तो इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है वो है आपका एरोप्लेन, फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन। जब हमारा एरोप्लेन जो है टेक ऑफ करता है या जब वो लैंड करता है तो उस कंडीशन में गायरोस्कोपिक कपल जो उसके ऊपर काम करती है, उन फोर्सेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन फोर्सेस को सही से स्टडी नहीं कर सकते और अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है तो फिर आप जो है किसी प्लेन को नहीं उड़ा सकते। तो गायरोस्कोपिक कपल में जो फोर्सेस काम कर रही हैं, उन फोर्सेस को जो मतलब उनसे क्या मोशन होगा, क्या उनका इफ़ेक्ट्स होगा, उनको स्टडी करने के लिए जो है हमको अप्लाइड मैकेनिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है, सपोज़ कोई ब्रिज है, उसके ऊपर जो है वेरिएशन ऑफ लोड एक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ आप रहते हैं आसपास आपके जो है कहीं ना कहीं ब्रिज ज़रूर बने हुए हैं, आजकल हर जगह ब्रिज हैं, उन पे जो है गाड़ियाँ उतरती हैं, चढ़ती हैं। तो ट्रक उतरता है, बस उतरती है, कार उतरती है, स्कूटर उतरता है। तो वायरिंग लोड एक तरीके से काम करता है और उस वायरिंग लोड के कारण जो है उस ब्रिज के अंदर जो है कहीं कंप्रेशन क्रिएट होता है, कहीं टेंशन क्रिएट होता है। तो वहाँ पर डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस काम करती हैं। तो हमको किसी ब्रिज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई व्हीकल या कोई लोड, वायरिंग लोड उस पर से मूव करेगा तो उस कंडीशन में कौन कौन सी फोर्सेस जो ब्रिजेस के ऊपर काम करेंगी। तो ये भी हम अप्लाइड मैकेनिक्स के थ्रू जो है एनालाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैंने जो एग्जांपल लिया है एक फुटबॉलर का लिया है कि अगर एक जो प्लेयर है अगर वो चाहता है कि उसको अपने किसी दूसरे साथी के पास या दूसरे अपने प्लेयर के पास जो है बॉल को जो है किक करके पहुंचाना है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कितनी फोर्स से उसको जो है फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है जिससे कि इतना मोशन उसके अंदर आए कि और इस तरह का प्रोजेक्टाइल बने उस फुटबॉल का कि वो उसके जो सेकंड जो प्लेयर है उसके पास जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो वहाँ भी उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी फोर्स से जो है वो अपने प्लेयर सेकंड प्लेयर के पास जो उस बॉल को थ्रू द प्रोजेक्टाइल पहुंचा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा अप्लाइड मैकेनिक्स जो है दो तरह की होती हैं। जैसे आपका फर्स्ट आपका स्टैटिक एंड सेकंड इज़ आपका डायनेमिक। स्टैटिक क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं स्टैटिक के बारे में आपको बताना चाहूँ तो उसमें आएगा इट डील्स विद द एक्शन of forces on bodies at rest is called static। अगर मैं इसमें स्टैटिक का मतलब यह कि जब कोई बॉडी जो है हमारी रेस्ट कंडीशन में रखी है और उसके ऊपर जो फोर्सेस अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमारी वो आपका जो होगा वो स्टैटिक होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल देख के आपको समझाना चाहूँ, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी लेइंग ऑन ए टेबल। मतलब एक बॉडी जो है आपका टेबल पर रखी हुई है और तो उस बॉडी के ऊपर जो जितनी भी फोर्सेस काम कर रही हैं उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू आपका ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो वो आपका स्टैटिक का एग्जांपल हुआ। अगर हम यही चीज़ डायनेमिक के अंदर लें तो इसमें होगा डायनेमिक के अंदर विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी इन मोशन। तो मतलब है कि बॉडी के ऊपर कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है और उस फोर्स के लगने से जो है बॉडी के अंदर एक मोशन, तो मतलब फोर्स और मोशन जहाँ दोनों को कंसिडर किया जाए कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और उसके कारण जैसे मोशन हुआ, तो ये जो हमारा आता है ये हमारा डायनेमिक के अंदर आता है। तो मैंने फर्दर इसमें लिखा है डायनेमिक आर टू टाइप्स। तो पहला आपका काइनेटिक्स, दूसरा आपका काइनेमेटिक। अगर हम काइनेटिक के अंदर लेते हैं तो काइनेटिक के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि जो फोर्स लगी है बॉडी के ऊपर और उसके कारण जो मोशन आया है तो उसमें जो रेस्पॉन्सिबल रहेगी हमारी फोर्स रहेगी कि कितनी फोर्स लगने से जो है बॉडी के अंदर जो है कितना मोशन आया है या बॉडी ने जो है कितना वर्क किया है। ठीक है ना, तो ये हमारा काइनेटिक के अंदर आता है। और दूसरा हमारा काइनेमेटिक है और काइनेमेटिक के अंदर जो हमारा आता है वो ये है कि जो फोर्स लगी है उसके कारण जो मोशन आया है, तो हम काइनेमेटिक के अंदर फोर्स को एनालाइज नहीं करते हैं कि कितनी फोर्स लगी, कितने एंगल पे लगी, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हम ये सब कंसिडर नहीं करते हैं। हम सीधा ये कंसिडर करते हैं कि कितना मोशन हुआ या मोशन कितना हो रहा है। हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते इन केस ऑफ काइनेमेटिक, हम ओनली मोशन को ही कंसिडर करते हैं इन काइनेमेटिक्स। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। मैंने इसमें लिखा हुआ है ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज रिजिड बॉडी। मतलब वो बॉडी जो कि अपनी शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन ना लाए कितनी भी फोर्स लगने पर, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर मैं एक चाय के कप का एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि जो चाय का कप है या टी कप है हमारा, उसमें खाली हम चाय पी सकते हैं। अगर वो कप गिर जाए, टूट जाए, तो क्या उसमें आप चाय पी सकते हैं? आप उसमें चाय नहीं पी सकते, बिकॉज जिस पर्पस के लिए वो बना है सिर्फ वो उसी काम को कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई काम वो नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी शेप को किसी दूसरी शेप में चेंज नहीं करेगा, अपने साइज़ को दूसरे उसमें चेंज नहीं करेगा, या तो उस पर्पज़ के लिए या फिर वो डैमेज हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को अगर मैं मशीन के अंदर लेके जाऊँ तो मशीन के अंदर जो है जितने भी कंपोनेंट हैं
मैकेनिज़्म के अंदर या मशीन के अंदर, वो सारे हमारे रिजिड होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर कंपोनेंट रिजिड नहीं होंगे और कभी मशीन ओवरलोड कंडीशन में अगर आ जाती है, उस कंडीशन में अगर कंपोनेंट जो है अपनी शेप में और साइज़ में अगर वो चेंज लाता है, डिफॉर्मेशन होती है उस कंपोनेंट के अंदर, तो वो कंपोनेंट जो है खुद तो डैमेज होगा, मतलब खुद तो एलोंगेशन करेगा, साथ में दूसरे जो कंपोनेंट हैं वो उनको भी जो है वो फिर डैमेज करेगा। तो ऐसे डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रिजिड बनाते हैं, उसकी रिजिडिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि अगर एलोंगेशन हो तो कंपोनेंट वहीं ब्रेक हो जाए, टूट जाए, जिससे कि जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो सेफ मोड में रहें। वरना एक कंपोनेंट अगर 4 कंपोनेंट से लिंक है तो वो कंपोनेंट जब शेप और साइज में चेंज करेगा तो वो दूसरे कंपोनेंट्स में भी डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मशीन के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनका रिजिड होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया, आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का परिचय मैंने आपको दिया। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट मेरी अनाउंसमेंट है मैकेनिकल क्विज़ के लिए, जो मेरी 6th मैकेनिकल क्विज़ है, और ये मेरी जो है आज अपलोड होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कि जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर्स में हैं या फाइनल बीटेक्स में हैं या डिप्लोमा में हैं, वो बच्चे जो है कैंपस प्लेसमेंट की तैयारियां कर रहे होंगे, तो वो इन क्विज़ेस को खेलें, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं अपने कैंपस प्लेसमेंट्स में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, जो बच्चे पास आउट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इन क्विज़ के थ्रू। तो आइए और क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। साथ में अपनी वेबसाइट का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जब भी कोई भी मेरा लेक्चर वॉच करना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर वॉच कर सकते हैं। और फ्री नोट्स भी मेरी वेबसाइट पे हैं, आप वहाँ से भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो आज मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स के ऊपर जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में जो मैंने आपको आज परिचय दिया है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।